दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों पेपर दिल्ली मेट्रो का है, मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन का है। 19 फरवरी 2020 का ये पेपर है। फरवरी 2020 में कुल 4 पेपर डीएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन के हुए थे, 17, 18, 19 और 20 फरवरी को। दोस्तों इससे पहले 2 पेपर यानी 17 और 18 फरवरी का हम लोग अपलोड कर चुके हैं सॉल्व करके। ये पेपर 19 फरवरी का है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल भी है। अच्छा पेपर है, पेपर का लेवल अच्छा है। ज़रूर सभी क्वेश्चंस को आप लास्ट तक देखिएगा। 20 फरवरी वाला पेपर भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे, उसका भी ज़रूर आप देखिएगा। दोस्तों इसमें टेक्निकल के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुल 75 क्वेश्चन है और जैसा कि आप जानते हैं ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है, आंसर की भी साथ में दे रखी है। प्रत्येक क्वेश्चन पर हम डिटेल से बात करेंगे कि इसका उत्तर ये आया कैसे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। नंबर 1 कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया चेतावनी साइन क्या संकेत करता है। वार्निंग साइन है, हमें किस और इंडिकेट कर रहा है। देखो नाम से ही पता लग रहा है चेतावनी चिन्ह है तो हमें सीधी सी बात है वार्निंग ही दे रहा होगा, राइट। अब वार्निंग देने के लिए देखिए इसमें कौन सा है, हमें सिस्टम ही एक ही दिया है वार्निंग के लिए कि बिजली के फेंस से दूर रहे, यानी जो वायर होते हैं इनके आसपास जो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है आपको उसके संपर्क में नहीं जाना। वार्निंग अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वार्निंग सिर्फ इसी ऑप्शन में दी जा रही है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, तो ये तो एक तरह की सूचना हो गई। ऊष्मा को महसूस कीजिए, ये भी एक तरह से इंफॉर्मेटिव में ही हो गया, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन पूछा है। ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, जनरेटर, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज एसी में 200 वोल्ट का वोल्टेज है, 10 एम्पियर की लीडिंग करंट इसमें से प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा धारा में लिख दिया है अग्रगामी। 1000 वाट की पावर कंजप्शन भी कराता है। परिपथ का पावर फैक्टर अपन से पूछा है। देखिए वाट जो होता है ये वास्तविक शक्ति की इकाई होती है और सिंगल फेज परिपथ में वास्तविक शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है P = VI cos फाई। यहाँ से हमें cos फाई की कैलकुलेशन करनी है, पावर में V × I से भाग कर देंगे। पावर कितना है 1000, वोल्टेज कितना है 200, करंट कितना है 10 एम्पियर। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 0.5। अब ध्यान से देखो 0.5 के 2 ऑप्शन है, तो जब धारा अग्रगामी है तो पावर फैक्टर भी कैसा होगा, अग्रगामी यानी लीडिंग पावर फैक्टर ही होगा। अगला क्वेश्चन अपना, ए 50 हर्ट्ज 2 पोल इंडक्शन मोटर रन्स एट 5% स्लिप ऑन फुल लोड, व्हाट इज इट्स सिंक्रोनस स्पीड। 2 पोल 50 हर्ट्ज की मोटर है, उसकी सिंक्रोनस गति पूछी है। स्लिप का यहाँ कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही दे दिया। सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला होता है F × 120/P। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, पोल 2 है। कैलकुलेशन करोगे आप लोग, उत्तर आएगा 3000 RPM। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नियॉन सर्किट टेस्टर इज एन इनएक्सपेंसिव एंड यूजफुल टूल। यानी नियॉन सर्किट टेस्टर जो होता है ये एक कम खर्चीला और उपयोगी टूल है। किस लिए? अब देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो 17 फरवरी का पेपर था उसमें भी नियॉन टेस्टर का दिया था और इसके लिए उन्होंने सर्किट की कंटिन्यूटी को सही माना था, राइट। ऐसे पूछा कि सर्किट की कंटिन्यूटी किससे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नियॉन टेस्टर किया, मेगर नहीं किया। और यहाँ देखिए चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको सही नहीं मान रहे। लेकिन ए ऑप्शन देखिए आप, चेकिंग वेदर दी सर्किट इज लाइव और नॉट, यानी हम यहाँ ये पता करते हैं कि परिपथ लाइव का मतलब होता है परिपथ में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं सप्लाई तो नहीं आ रही। और मोस्टली ये टेस्टर से ही चेक होता है और सबसे ईजी भी होता है। आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना था, इन एक्सपेंसिव यानी कम खर्चीला। अब सर्किट की कंटिन्यूटी जांच करने के लिए हम वोल्ट मीटर का भी तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टेस्टर के कंपेरिजन में वो उपयोगी भी नहीं है और खर्चीला भी पड़ता है, इसलिए ए ऑप्शन की ओर गए थे। और मेगर जो है ये सर्किट की कंटिन्यूटी के लिए तो कैसे कहेंगे, क्योंकि सप्लाई पर तो काम में लेते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट किसी आरएल सर्किट पर हमने अप्लाई किया,
6 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्टिव और रिएक्टिव यानी सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति हमें कैलकुलेट करनी थी। सबसे पहले देखिए, ऐसे परिपथों में आपको जेड ज्ञात करना होता है। इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों। और इसके लिए फॉर्मूला होता है r² प्लस XL² और दोनों का अंडर रूट। जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 6 और 8 का 10 आता है, हमेशा ध्यान रखना। कर लेना, 6 की स्क्वायर 36, 8 की 64, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 ओम आएगा। जेड कितना आ गया? 10 ओम। जब जेड आ गया तो हम लोग आई कैलकुलेट कर सकते हैं। आई के लिए फॉर्मूला होता है V/Z। वोल्टेज है 200 वोल्ट, इम्पीडेंस आया 10, करंट हो गया 20 एम्पियर। अब देखिए, वास्तविक शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है VI cos फाई। हमें वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, लेकिन कोस फाई नहीं है। कोस फाई के लिए फॉर्मूला होता है R/Z। आर और जेड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6/10 0.6 पावर फैक्टर आएगा। वास्तविक शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? 200 इंटू करंट आया था 20 एम्पियर, 0.6 आया है पावर फैक्टर, VI cos फाई हो गया। कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग, उत्तर आएगा 2400 वाट। 2400 वाट के दो ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो डी ऑप्शन आप बिना देखे भी अब कर सकते हो, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रतिघाती शक्ति बराबर संभव नहीं है परिपथ में। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रतिघाती शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है VI sin फाई। ठीक है, साइन फाई के लिए फॉर्मूला XL/Z भी कर सकते हो आप। XL 8 था, Z 10 था, 0.8 हो गया। यानी 200 इंटू 20 एम्पियर करंट थी, 0.8 का साइन फाई की वैल्यू आई। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 3200 VAR। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर के संदर्भ में आर्किंग ग्राउंड की घटना कब हो सकती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिनोमेना, इस घटना को अपन। ठीक है, देखिए आर्किंग ग्राउंड शब्द से ही पता लग रहा होगा, ग्राउंड जो है वहाँ पर स्पार्किंग उत्पन्न हो रही है, प्रॉपर ग्राउंडिंग हो नहीं रही है। राइट, आर्किंग ग्राउंड का मतलब होता है जहाँ ग्राउंडिंग की थी वहाँ पर स्पार्किंग हो रही है। जब तड़ी तो होता है, लाइटनिंग गिरती है, इसका मतलब ये है कि उस लाइटनिंग अरेस्टर का वो ग्राउंड सिस्टम प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, तो वो सप्लाई पूरी तरह से, वो तड़ित पूरी तरह से ज़मीन में जा नहीं पा रही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक मूविंग कॉइल और एक मूविंग आयरन प्रकार के एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में संयोजित है और ये एक हाफ वेव डायोड वाले रेक्टिफायर के साथ आउटपुट में संयोजित है। जब मूविंग आयरन प्रकार का मीटर 5 एम्पियर करंट देता है तो मूविंग कॉइल प्रकार का मीटर कितना देगा? देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अधूरा दिया है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं लिखा। ये मूविंग कॉइल जो मीटर होते हैं ये रेक्टिफायर टाइप मीटर थे, यानी रेक्टिफायर के साथ PMMC मीटर थे मूविंग कॉइल वाले। और ये जो होते हैं ये उस मापी के मान का औसत मान हमें देते हैं। इसलिए MI टाइप का तो 5 एम्पियर, जबकि PMMC का इसका एवरेज। तो आप 5 एम्पियर का एवरेज यानी 0.637 या 636 से करेंगे तो 3.18 एम्पियर आएगा। क्वेश्चन अधूरा था, रेक्टिफायर टाइप PMMC मीटर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्टिंग इन ए मैग्नेटिक सर्किट ऑफ मीन लेंथ 1 mm इज 400 एम्पीयर टर्न पर मीटर। यानी एक मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय बल 400 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर 1 mm के अकॉर्डिंग है, तो धारा का मान कितना रखें यदि इसमें 40 टर्न हो? देखिए भाई, सिंपल सा सवाल है। हम लोग 40 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला N इंटू आई बटे लंबाई। राइट, प्रति मीटर का मतलब होता है 1000 mm, यानी ये जो वैल्यू है ये 1000 mm की है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पहले अपन 400 एम्पीयर टर्न को सोल्व कर लेते हैं। 400 एम्पीयर टर्न में से 40 टर्न बता रहे हैं, तो करंट कितनी हो गई? 10 एम्पीयर की वैल्यू। राइट, अपन से करंट ही पूछा है, करंट ही कैलकुलेट करना है। देखिए 1 मीटर के लिए करंट की वैल्यू कितनी थी? 10 एम्पीयर। या फिर हम यूँ कहें कि 1000 mm के लिए करंट का वैल्यू कितना है? 10 एम्पीयर। तो हमें तो 1 mm का कैलकुलेट करना है ना, तो 10/1000, 10/1000 करेंगे तो उत्तर आएगा 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में
10 ओम का जो प्रतिरोध है वो 1 सेकंड में 10 जूल ऊष्मा देता है। तो इसी 1 सेकंड समय में 3 ओम वाला कितनी ऊष्मा देगा? देखो इसके 2-3 तरीके हैं, अपन चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपन ये देखें तो ये दो समांतर सर्किट है और इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1:2 है। इसका मतलब धाराओं का अनुपात कितना होगा? 2:1। यानी हम अगर इस 10 ओम वाले की धारा ज्ञात कर लें तो हम इस और धारा का भी पता कर सकते हैं। और जब धारा मिल जाए तो हमें प्रतिरोध और टाइम तो दे ही रखा है, I²RT से इसकी ऊष्मा आ जाएगी। इसका मतलब हमें सबसे पहले H बराबर I²RT करना है और यहाँ से हमें करंट कैलकुलेट करना है 10 ओम वाले का। देखिए ऊष्मा कितनी है? 10 जूल। धारा का मान हमें कैलकुलेट करना है I²। आर कितना है? 10 ओम। समय कितना है? 1 सेकंड। 10 × 1 करेंगे 10। 10 में भाग देंगे कितना आएगा? 1। 1 का अंडर रूट निकालेंगे वो भी कितना आएगा? 1 एम्पियर। यानी इस 10 ओम वाले में से धारा कितनी चल रही है? 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में से करंट कितना फ्लो होगा? 2 एम्पियर। अब ऊष्मा कैलकुलेट कर देंगे अपन, I²RT। I², 2 की स्क्वायर करेंगे 4। प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो ऊष्मा कितनी आएगी? 12 जूल। तरीका बताया है, कैलकुलेशन आप भी करें और उत्तर का मिलान करें। घरेलू वायरिंग में फ्यूज पूछा है, हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में ही लगता है, स्विच भी फेज तार के श्रेणी क्रम में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की इकाई क्या है? अब वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी अधूरा था, हालांकि ऑप्शन नहीं है इसलिए आपको अधूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो चुंबकशीलता होती है दो तरह की, परमेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, यानी निरपेक्ष और सापेक्ष। जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसकी तो कोई इकाई नहीं होती है, वो एक मान के रूप में होती है। जबकि एब्सोल्यूट वाली जो होती है या निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है उसकी इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दिए गए चित्र में निम्न में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? देखिए भाई वैसे तो ये ना तो स्पेनर सेट है और ना ही रिंग पाना है, क्योंकि अलग अलग हो गया। स्पेनर तब बोलते जब दोनों साइड में इसमें डी टाइप होता, रिंग तब बोलते जब दोनों साइड हो। खैर फिर भी हम अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ रिंच यही ऑप्शन सेट बैठता है। हालांकि रिंच स्लाइडिंग वाला होता है, एडजस्टेबल होता है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। रेक नहीं बोलेंगे, रेक एक तरह से जाली टाइप में होती है, झाड़ू टाइप में होती है। और फाइल रेती के बारे में सब जानते हैं, और छेनी चीजल भी सब लोग अपन जानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि करंट गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 400 विदाउट फीडबैक। बिना फीडबैक के किसी एम्पलीफायर से 400 करंट गेन प्राप्त होती है। यदि नेगेटिव फीडबैक दें तो फीडबैक फैक्टर 0.01 है, तो उस समय करंट गेन का मान कितना होगा? दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है करंट गेन अपॉन 1 प्लस करंट गेन इनटू फैक्टर बोल दो या अटेन्यूएशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद रखना ही होगा। देखिए गेन का मान कितना है? 400। 1 प्लस 400 इंटू 0.01, राइट। इसको जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर आएगा 5, यानी 400/5 उत्तर आएगा 80। 80 हो गया। फॉर्मूला आप दोबारा देखें, कैलकुलेशन करके आप भी मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज वोल्टेज जो है किसी एक सिंक्रोनस जनरेटर से जो डेवलप हो रही है वो, उसमें क्या हो रहा है? किसी समय फेज R 0 पर है, Y -120 पर है और B शिखर मान पर है। फेज क्रम क्या होगा? भाई इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए थे। अगर आपने हमारी थ्योरी पढ़ी है, अपने चैनल से थ्योरी पढ़ी है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, माना कि अभी अपन देखें तो शिखर मान पर कौन है? B। आप एक एक सिचुएशन के हिसाब से चलते जाइएगा। जैसे 120 डिग्री घूमेगा तो B की जगह कौन पहुंचेगा? R, क्योंकि R अभी 0 पर था। जैसे ही 120 डिग्री और घूमेगा तो कौन आ जाएगा? Y। कैसे? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे ही 120 डिग्री घूर्णन हुआ तो ये सब एक एक स्टेप आगे हो गए, यानी B की जगह R आ गया, Y की जगह B, R की जगह Y आ गया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब जैसे ही एक स्टेप आगे और बढ़ेगी तो क्या बनेगा? BRY।
BRY, और इसके अगर बीच वाले सर्किट को हम देखें तो घूम फिर के फेज सीक्वेंस कौन सा बन रहा है, RYB। यही ऑप्शन है अपने पास, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, भी दो फेजों का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, और RBY सेट है नहीं, RYB ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण हानि जनरेटर में तो ये गति के वर्ग के समानुपाती होती है, पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिव SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे ला सकते हैं। SCR है, चल रहा है। SCR में 3 जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन इनका दोनों जंक्शन से हमेशा अपोजिट रहता है, यानी J1 और J3 जब फॉरवर्ड में होते हैं तो J2 रिवर्स में होता है। इसलिए गेट पर हम एक वोल्टेज देते हैं जो उस जंक्शन J2 को रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन कर दे, जिसको हम एवलांचे ब्रेक डाउन भी कहते हैं। इस ब्रेक डाउन के बाद में हमें एक निश्चित मान की धारा को वहाँ पर बनाए रखना होता है, जिसका नाम होता है लैचिंग धारा, जो उसको ऑन पोजीशन में रख सके। इससे थोड़ी ऊपर एक करंट होती है जिसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। अगर धारा इस होल्डिंग करंट से नीचे आएगी तो वो जंक्शन वापस रिवर्स में आ जाएगा J2, और SCR फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड ऑफ पोजीशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन तो इंसुलेशन प्रतिरोध पूछा है, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए सर्किट में निम्न और मध्यम वोल्टेज पर। और त्वचा के सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, यानी हाथ से हाथ के बीच, कान से कान के बीच में होता है। तो ये रेंज इनकी रहती है 200 से 600 ओम के बीच में लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ड्यूअल स्टार्टर से एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग धारा कितनी होगी, 5 से 7 गुना अधिक होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह की क्वेश्चन को। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग तार का साइज, अब अर्थिंग कौन सी है ये तो हमें दिया नहीं, कॉपर हो तो 10 SWG होता है, 10 नंबर का होता है, और अगर GI में बात करें तो 14 SWG प्रॉपर होता है। नेक्स्ट है कि डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं ये प्रकाश का उत्पादन कैसे करते हैं, तो इनमें गैस या वाष्प जो भरी जाती है उसका आयनीकरण होता है, इसी का नाम गैस डिस्चार्जिंग होता है। और इनकेंडिसेंट लैंप जो होते हैं ये तापीय उत्सर्जन के कारण होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरण है सबसे छोटा आकार किसका होगा, ऑप्शन देखोगे आपको याद आ जाएगा, घड़ी में ही सबसे छोटी मशीन मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल की इंटरसीथ ग्रेडिंग में डाइलेक्ट्रिक कौन सा होता है। देखो इंटरसीथ ग्रेडिंग समझ गए क्या, ये होता है, इंटरसीथ का मतलब होता है उसमें खुद में ही केबल में आवरण लगाना, शीत का कवच या आवरण बोलते हैं, जो उसको नमी से बचाव के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सजातीय यानी होमोजीनियस होने चाहिए, जो इसमें इंटरसीथ के लिए हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट एंड फैन सब सर्किट में वायरिंग में अगर तांबे का तार हो तो साइज कितना होना चाहिए। थोड़ा सा गलत लग रहा है क्वेश्चन, पर ऑप्शन नहीं थे, 1.5 mm स्क्वायर कर देंगे। हालांकि लाइट एंड फैन में कहते हैं कि कॉपर 1 mm का, एल्यूमिनियम 1.5 mm का होता है, जबकि पावर में कॉपर 1.5 का, एल्यूमिनियम 2.5 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी 2 वाले एक इंसुलेशन के स्थान पर हम रिलेटिव परमिटिविटी 4 कर दें तो केबल की कैपेसिटी, देखिए विद्युतशीलता उसकी धारिता के जैसी ही होती है, राइट। पेरा विद्युत पदार्थ है, उसकी परमिटिविटी दोगुनी कर दी तो कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 पोल विद 10 टीथ ईच, यानी प्रत्येक पोल में 10 दांते हैं, राइट। तो रोटर में टोटल कितने हो गए 40, और सॉरी स्टेटर में, और रोटर पर कितने हैं 80। स्टेप का कोण बताना है। देखिए जब दोनों के टीथ अलग अलग दे रखे हो तो फॉर्मूला होता है एक है कि रोटर टीथ स्टेटर टीथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का अंतर से डिवाइडेशन कर दो, और 360 से उसको भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कीजिएगा, 4.5 डिग्री ही उत्तर आएगा। करना क्या है, 80 × 40, 80 - 40, और इसको 360 से डिवाइडेशन देना है। ठीक है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा आपका 80, तो 80 का भाग इसमें जब देंगे तो 4.5 डिग्री पर स्टेप एंगल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में
हमें इस तरह का एक एनक्लोजर लगाना है ताकि लोग उसके संपर्क में ना आ सके। तो इसको गार्डिंग बोलते हैं हम लोग, ग्रिल भी बोलते हैं, जो जाली टाइप में भी लगाते हैं किसी इक्विपमेंट के चारों ओर, गार्डिंग या रक्षकी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर को पूर्णतया ऑन करने के लिए न्यूनतम बेस करंट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, सीधी सी बात है, हमें बीटा का मान दे रखा है। अब जो बीटा होती है, गेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात होता है। इसका मतलब हमें कलेक्टर करंट और चाहिए। और देखिए, कलेक्टर करंट के लिए इन्होंने एक बड़ा ऑप्शन दिया है। कलेक्टर का 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हमें दिखा रखा है और 12 वोल्ट की सप्लाई इस पर हमें दिखा रखी है। क्या करना है, कलेक्टर धारा ज्ञात कर दीजिए। 12/1000 करेंगे, ये उत्तर आएगा आपका 0.012 मिली एम्पियर, राइट। या एक बार 12/1000 ही रख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, बीटा बराबर कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। बेस करंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बीटा का भाग देना है उसमें, ठीक है। यानी जो कैलकुलेशन के लिए अपना आया कलेक्टर करंट कितना, 0.012 आया। इसमें हमें 60 से और डिवाइडेशन करना है और ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.0002, ठीक है। अब जब मिली एम्पियर हम लगाते हैं तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा अपना 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। तरीका बताया, कैलकुलेशन जरूर कीजिए। करना क्या है, पहले कलेक्टर धारा यहाँ से निकाल दो, कलेक्टर करंट जो आए उसमें बीटा का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। छोटा सा उत्तर है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि दो डीसी सोर्स में से प्रत्येक की ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है। यदि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हो तो शॉर्ट सर्किट के समय करंट कितनी चलेगी। देखो, समांतर में है तो वोल्टेज तो 24 वोल्ट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। 0.2 था, दोनों को समांतर में जोड़ते 0.1 रह जाएगा। शॉर्ट सर्किट के समय धारिता जो परिपथ होता है उसमें बाहरी प्रतिरोध ही शॉर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक प्रतिरोध कभी शॉर्ट नहीं होता, वो तो है सर्किट में। तो 0.1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 240 एम्पीयर करंट होगी। 0.2 का नहीं, 0.1 का भाग देना था बस, क्योंकि समांतर में जुड़ने से रेजिस्टेंस कम हो गया इंटरनल वाला। हाँ, अगर यही श्रेणी क्रम में होते तो 24-24 वोल्टेज तो हो जाती 48 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता 0.2 यानी 0.4 हो जाता। फिर इसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ से करनी पड़ती। नेक्स्ट कैलकुलेशन है, क्वेश्चन है, एसी परिपथ में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स से 1000 वाट की शक्ति सक्रिय और 1000 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव की शक्ति प्रतिघाती है। आरएमएस धारा का मान कितना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि प्रतिघाती शक्ति V इंटू आई होती है। यानी अगर हमें VA का मान मिल जाए तो वोल्टेज तो हमें 200 वोल्ट दे ही रखा है ना, धारा यहीं से निकलेगी और ये होती है आभासी शक्ति। और आपको एक बार मैं फिर बता दूं, आभासी शक्ति जो है ये वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति के सदिश योग के बराबर है। यानी 1000 वाट की स्क्वायर प्लस 1000 वाट की स्क्वायर, इन दोनों को पहले हम जोड़ लें, फिर इनका हम अंडररूट निकालें तो हमारे पास आभासी शक्ति का मान आएगा। करना क्या है आपको, 1000 वाट है, इसकी स्क्वायर करनी है, ये आपका 10 लाख हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 1000 का करेंगे तो ये भी 10 लाख हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 20 लाख हो गया। इसका अंडररूट निकाल देना, एक वैल्यूएशन आपके पास आएगी। उस 20 लाख का जो भी आप वैल्यूएशन देंगे, जो भी आपके पास VA आभासी शक्ति आएगी, कैलकुलेशन कर लेना, 200 का उसमें भाग देना है और जब आप भाग दोगे तो उत्तर आएगा 0.07 एम्पियर। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, इसको लिख भी इस तरह से दिया। आप 5 को 1.414 से मल्टीप्लाई करो, उत्तर 7.07 ही आएगा और वो इन दोनों का अंडररूट निकालने से 1414 VA आएगा आपके पास, ठीक है। कैलकुलेशन भी मिलान कर लेना।
1000 वाट की स्क्वायर, 1000 VAR की स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे 20 लाख, 20 लाख का अंडर रूट निकालोगे तो 1414 आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक LC सर्किट आपको दिया गया है जिसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है, जहाँ L और C का मान हमें दे रखा है। ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट L से। ठीक है, दोलन के लिए फ्रीक्वेंसी पूछी है 1/2 पाई अंडर रूट L से, जहाँ पर ये ओसिलेट करता है। और ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, जहाँ अनुनाद जिसको अपन कहते हैं। देखिए अपन से क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए, हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि वह फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिस पर सर्किट में ओसिलेशन उत्पन्न होगा, दोलन उत्पन्न होगा। तो दोलन तो इसी फ्रीक्वेंसी पे होगा जिससे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए 50 हर्ट्ज इसका आंसर है। हाँ, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती तो हमें 1/2 पाई अंडर रूट LC से मल्टीप्लाई करना होता और उस समय आंसर अपना आता 10⁻6/2 पाई। ठीक है, इसी को जब कैलकुलेशन करेंगे, कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक 3 फेज सिमेट्रिकल धारा, यानी सममिति धाराएं बोलते हैं या बैलेंसिंग करंट भी बोल सकते हैं, और बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग को हमने सप्लाई दिया मोटर में, तो क्या होगा। एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिनमें सभी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रहेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एंगल या कोण, तो 120 डिग्री के डिफरेंस एंगल पर होती है ये। अगला क्वेश्चन अपना है कि द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ चेंजेस मूव सिग्निफिकेंट विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन बदलती है वो किसकी, थर्मिस्टर की बदलती है, और ये NTC होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सबसे अधिक जो वैसे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी काम में लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, थर्मिस्टर तापमापी है। सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी होती है, तो कॉपर की होती है। अब इसमें लोहे लेपित कॉपर लिख दिया, लेकिन कॉपर का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपना उत्तर यही रहने वाला है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि PN डायोड में रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज जिस पर धारा चलने लग जाती है। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि रिवर्स बायस में PN डायोड है और अचानक धारा क्यों बढ़ जाती है, तो जब डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इस ब्रेकडाउन का नाम होता है एवलांची ब्रेकडाउन। जो PN जंक्शन होता है, 2 तरह के ब्रेकडाउन होते हैं रिवर्स बायस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। पेपर से पहले हमने ये थ्योरी भी पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 6 पोल है तो रोटर में कितने होंगे। दोनों समान पोल के लिए वाइंड की जाती है, जिस तरह से स्टेटर में वाइंडिंग होती है उसी तरह से रोटर पर वाइंडिंग होती है, दोनों समान पोल के लिए डिज़ाइन होते हैं हमेशा। जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर ऑटोमेटिक ही पोल डेवलप करते हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में EMF के चक्रों की संख्या किस बात पर निर्भर करेगी। 2 बातों पर निर्भर करती है, पोल की संख्या और घूर्णन गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एम्पीयर धारा पर DC मोटर का टॉर्क सीरीज मोटर का 10 न्यूटन मीटर है, यदि धारा 10 एम्पीयर कर दें तो क्या होगा। दोस्तों बहुत बार बताया मैंने, DC सीरीज मोटर में टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आपको यही संबंध अप्लाई करना है अगर हमें कुछ भी न देते हैं तो। ठीक है, अगर अपन को ये ना देते कि फील्ड सेचुरेट हुआ कि नहीं हुआ, तो हमेशा धारा दोगुनी होने पर टॉर्क 4 गुना कर देते हैं, क्योंकि वर्ग के अनुपात में बढ़ाना होता है, इसलिए हमें 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत बार करवाया था। सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी है, तो कंसील्ड वायरिंग, इसको हम डक्ट वायरिंग भी बोलते हैं, और अंडरग्राउंड पाइप वायरिंग या सरफेस अंडरग्राउंड पाइप वायरिंग के नाम से भी जानते हैं, कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेसिस मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है। सेथिले मोटर स्ट्रेसिस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेसिस एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है और बिना DC एक्साइटेशन के होती है। कठोर क्रोमियम स्टील का इसका रोटर होता है, कोई रोटर पर टीथ नहीं होते, नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, और कोई मैकेनिकल या मैग्नेटिक वाइब्रेशन भी नहीं होते, तो सेल्फ स्टार्ट होती है। ये स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर 1000 RPM पर चल रहा है, 2000 वोल्ट प्रति फेज वोल्टेज भी बना रहा है। यदि हम एक्साइटेशन के साथ वही एक्साइटेशन रखें, उसी एक्साइटेशन, लेकिन गति बढ़ा दें तो क्या होगा। अल्टरनेटर और जनरेटरों में प्रेरित EMF गतिज होता है, और ये BLV साइन थीटा पर निर्भर करता है, यानी वेलोसिटी यानी वेग पर भी निर्भर करता है।
अगर गति दोगुनी करेंगे तो प्रेरित ईएमएफ दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, तो केवीए में होती है, बात करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सब जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइंडिंग का ऐसा प्रकार जो टर्न को निकटवर्ती स्लॉट में, यानी जो एडजेसेंट पास के स्लॉट होते हैं उनमें दो या दो से अधिक खांचों में डालते हैं, तो इस वाइंडिंग का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग बोलते हैं। एन चैनल एफईटी पी चैनल की वजह से अधिक काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि एन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल की तुलना में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैरियर जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय परिपथ में आवेशित धारा का मान कितना है। देखिए, अगर परिपथ में धारा का मान पूछे तब तो उत्तर होता है 0, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अभी अपन से सिर्फ इतना पूछ रहा है कि स्विचिंग के समय, देखिए स्विचिंग के समय का मतलब ये हो गया डीसी सर्किट ऑन और ऑफ के दौरान वैसे बिहेव करता है जैसे एसी करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर रनिंग के समय धारा होती ना तब तो 0 होती, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह कार्य करता कैपेसिटर। अब आपको क्या करना है, धारा निकालनी है, लेकिन कैपेसिटर का तो वर्क नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर I बराबर V/R करना था। 20/200 है, कैलकुलेशन करोगे उत्तर 100 मिली एम्पियर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल में पॉजिटिव प्लेट की लाइफ जो होती है वो नेगेटिव की अपेक्षा कम होती है, ये मैंने पहले भी बताया था, और कहते हैं कि लगभग आधी है, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा कंज्यूम पॉजिटिव प्लेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग था भाई, और टफ तो नहीं था, कर सकते थे, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं है तो हो नहीं पाया होगा। 6 पोल है, सिंक्रोनस मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पर 100 एम्पीयर की लाइन करंट भी है। हानियाँ नगण्य माननी है, मोटर का टॉर्क बताना था। भाई टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है एक, अगर आप सबको याद हो तो, bhp इंटू 60 इंटू 2πn। अब इसमें bhp नहीं दे रखा, तो अगर bhp नहीं हो, सॉरी bhp इंटू 60 इंटू 735.5 और होता है, bhp इंटू 735.5 इंटू 60/2 तो हम bhp को 735.5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो वाट में कन्वर्ट हो जाए। तो टॉर्क के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है वाट इंटू 60/2πn। अब देखो गति, 6 पोल है, 50 हर्ट्ज है, 1000 आरपीएम हो जाएगी, स्पीड मिल गई ना। वाट नहीं दे रखा, 3 फेज में वाट के लिए फॉर्मूला होता है √3 VL/IL cos थीटा, और ये सारे मान हमें दे रखे थे, तो यहाँ से क्या करना है, वाट निकालना है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेशन में ही रख लीजिए आप लोग, यानी √3, क्योंकि आप देखो ऑप्शन में √3 को सोल्व नहीं किया हुआ तो अपने भी नहीं करेंगे। √3 इंटू 400 लाइन वोल्टेज, लाइन करंट 100 एम्पियर, पावर फैक्टर 0.8 इंटू 60 है ना। इसमें भाग देना है 2π और n का, जो कि कितना है 1000। अब देखो 1000 से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और ये 2 का भाग देंगे तो ये रहेगा आपके पास 200, 1 0 ये कट जाएगी, ठीक है। अब अपने पास क्या आया, 6 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, और √3, उसमें भाग देना है पाई का, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो सी उत्तर आएगा 960 √3/पाई। कैलकुलेशन ज़रूर करना, पेपर को एक बार और देखना इसको। RLC सीरीज सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज कब हो जाएंगे, भाई तब हो जाएंगे जब XL और XC बराबर हो जाए, रेजोनेंस परिपथ है, पावर फैक्टर इकाई हो जाएगा, फेज अंतर 0 होगा। अगला क्वेश्चन अपन से पूछा जा रहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज का मान कितना होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें कोई थ्योरम लगेगी, तो कोई थ्योरम नहीं लगती है, ध्यान रखना, थ्योरम तब लगती है जब सप्लाई सोर्स 2 हो। इसमें तो एक ही सप्लाई सोर्स है, ये दोनों इसके समांतर में, ये दोनों समांतर में, आपस में श्रेणी क्रम में थे, तो 15 और 5 कितने हैं 20 वोल्ट सप्लाई पर 20 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 1 एम्पियर करंट हो गई। 5 ओम वाले की ड्रॉप निकालोगे तो 5 वोल्ट आएगी, 15 ओम वाले की निकालोगे तो 15 ओम आएगी। इस ओर कितना है, इस ओर है 5 ओम, 20/5 करेंगे 4 एम्पियर करंट, इधर ड्रॉप देखेंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगी 3 ओम पर, और 8 वोल्ट हो जाएगी 2 ओम पर, तो सबकी कैलकुलेशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है,
परिपथ में धारा 1.6 एम्पीयर, 1 सेकंड का समय, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई सीधी सी बात है, आवेश हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है इतने आवेश में, इसका मतलब हमें आवेश चाहिए, Q बराबर IT होता है ना। धारा 1.6 एम्पीयर है, टाइम 1 है, आवेश भी कितना आया 1.6 कूलाम। बड़ी सिंपल सी बात है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जब होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। यदि 1 कूलाम का आवेश हो तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा ना। ठीक है, हमें किसका ज्ञात करना है 1.6 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, क्या बचा 1/10⁻⁻19। ये 10 की पावर माइनस ऊपर जाकर प्लस की 19 हो जाएगी, यानी 10⁻19 या फिर 1/10⁻19, दोनों में से जो ऑप्शन होता। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की स्पीड है, 200 वोल्ट से डीसी सीरीज मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेगी, प्रतिरोध 0.1 ओम। फील्ड अभी पूरी तरह से संतृप्त हुआ नहीं है, स्टार्टिंग में पूरा टॉर्क लेना है, श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रतिरोध का मान कितना होगा। 200 वोल्ट है, 40 एम्पीयर की धारा लेगा, प्रतिरोध कितना आना चाहिए भाई इसका 5 ओम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाना है जिसमें से 0.1 तो आर्मेचर का है ही, तो हमें कितने का और लगाना है 4.9 ओम का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो है वो एक अचालक में गुण नहीं होना चाहिए। पानी को ऑब्जर्व करने का गुण अधिक हो ऐसा अचालक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी से इंसुलेशन कम हो जाएगा। 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट पर डीसी के साथ सीरीज में जोड़ना है, लैंप पूरी तरह से प्रकाशित हो तो श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध लगाएं। भाई 100 वोल्ट इसको मिले 200 में से, तो हमें ऐसा लगाना है जो 100 वोल्ट और ड्रॉप करा जाए, राइट। इस लैंप को 100 वोल्ट मिलने पर धारा कितनी चलेगी 1 एम्पियर, वही 1 एम्पियर धारा इसमें से चलेगी, 100 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू सिंगल फेज वोल्टेज कितनी होती है 220 से 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर प्रकार चल कुंडली मीटर है जो 10 ओम का प्रतिरोध है, 100 मिली एम्पियर धारा पर ये एफएसडी देता है। 100 वोल्ट अगर मापें तो कितना श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएं। भाई अपन से वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, सीरीज में प्रतिरोध लगता है वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, यानी उत्तर डी या अपन को बी में से ही करना था। आ जाओ कैसे करेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रतिरोध को मल्टीप्लायर बोलते हैं, और मल्टीप्लायर के लिए फॉर्मूला होता है RM इंटू N-1। RM मीटर का प्रतिरोध होता है, 10 दे रखा है, N जो होता है ये होता है V/VM। अब वोल्टेज वो होती है जो हमें मापनी थी, कितनी नापनी है 100। VM होता है वह जिस पर मीटर पहले FSD दे रहा था। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि कितने वोल्ट पर दे रहा था, क्यों, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि 100 एम्पीयर धारा पर दे रहा था। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, कैसे आएगा V बराबर I इंटू आर। वोल्टेज मीटर का निकालना है, मीटर की धारा मीटर का रेजिस्टेंस रख दो, मीटर की धारा कितनी है 100 मिली एम्पियर, कोई बात नहीं। प्रतिरोध कितना है 10 ओम, 10 इंटू 100 1000 करेंगे, -3 से ये कट जाएगा, 1 वोल्ट आएगा। मीटर से अब कितना नापना है 100 वोल्ट, पहले कितना नाप रहा था 1 वोल्ट, इसका मतलब एन का मान कितना आया 100। तो फॉर्मूला क्या बनेगा RM इंटू N-1, यानी 10 इंटू 99 तो 990 ओम। ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेक एंड एक हैंड टूल है जो उपयोग, भाई इसको अगर कोई राजस्थानी या बागड़ी है ना वो तो समझ जाएगा, हम लोग इसको दाली कुदाली या दंताली भी बोलते हैं। ठीक है, जो झाड़ू के जैसी होती है। चलिए मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन पर डाल देता हूँ, इसकी पिक्चर देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के मापी यंत्र का उपयोग डीसी में नहीं करेंगे। तो इंडक्शन टाइप है, केवल एसी में ही काम में आएगा। हॉट वायर, मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पर लगेंगे, पीएमएमसी केवल डीसी पर लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टूल है जो पाइप या किसी रोड को गोल चीज़ों को पकड़ने, मरोड़ने, काटने में काम आएगा। तो प्लायर ही होगा, और कम्बिनेशन प्लायर सबसे ज़्यादा काम आता है ऐसे सिस्टम में। आगे पूछ रहा है कि एम्पीयर मीटर क्या दर्शाएगा। भाई ऐसा प्रतिरोध जब भी आ जाए संयोजन सामने, सबसे पहले अंतिम दो को पकड़ना होता है। देखिए ये दोनों सबसे पहले हम देखें तो सीरीज में है, टोटल कितना हो जाएगा 20 ओम। ये 20 ओम वाला इस 20 के साथ समांतर में दोनों का कितना हो जाएगा 10 ओम। ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ सीरीज में है, 20 हो जाएगा। 20 और 20 का फिर 10 आएगा, 10 और 10 का फिर 20 आएगा।
200/20 करेंगे, उत्तर आएगा 10 एम्पियर। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान जरूर करना। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर फिल्टर युक्त एक हाफ वेव रेक्टिफायर 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़ा है। कैपेसिटर टर्मिनलों के बीच आउटपुट वोल्टेज लगभग कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑन लोड है कि ऑफ लोड है। कहते हैं कि ऑफ लोड जब होता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर लगभग इनपुट का 1.4 गुना आउटपुट देता है, और ऑन लोड इस बात पर डिपेंड करेगा कि धारा कितनी है, लोड करंट पर डिपेंड करता है। तो इस इनपुट 200 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आएगा 200/2। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किसका होगा। तो डीसी में तो सीरीज मोटरों का ही होता है। इजी क्वेश्चन है, सब ने कर भी दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वोल्ट और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी 1 ओम बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। शॉर्ट सर्किट में धारा कितनी। शॉर्ट सर्किट में बाहर वाला प्रतिरोध ही शॉर्ट होता है, तो 1 ओम तो गया, कितना रह गया 5/0.1, उत्तर कितना आएगा 50 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग हाई पावर फैक्टर। अधिक पावर फैक्टर पर कैपेसिटर रन ही चलेगी ना, क्योंकि कैपेसिटर परमानेंट स्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग तो लीडिंग धारा लेती रहेगी ना, केवल रनिंग वाइंडिंग एक में ही लैगिंग चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युतीय उपकरणों में प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली धारा का मान यदि इससे ज़्यादा अलग अलग हो तो ग्राउंड फॉल्ट वाले जो इंटरप्टर होते हैं वो परिपथ को बाधित कर देते हैं। देखो वैसे तो ये होती है परिपथ में 1/5000 में भाग के बराबर, ठीक है, और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू इन्होंने मानी है तो लगभग 5 मिली एम्पियर का ऑप्शन दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि ये फेजर डायग्राम किस मोटर का है। देखो आरोपित वोल्टेज है, एक धारा इसमें लीड कर रही है, एक धारा लैगिंग कर रही है, और स्पष्ट भी लिखा है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा है, ये रनिंग वाइंडिंग की धारा है। तो ये कैपेसिटर मोटरों में ऐसा डायग्राम बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जुड़ता है, इसलिए उसकी धारा लीड कर जाती है। रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो लैग कर जाती है। दोनों के बीच में आराम से 100 डिग्री से भी ऊपर का फेज अंतर आता है, इसलिए हाई टॉर्क के साथ कैपेसिटर मोटरें स्टार्ट भी हो जाती है। इसमें भी देखो ये दोनों तो वैसे भी नहीं आते, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग नहीं है, सिंक्रोनस मोटर में भी नहीं है, इन दोनों में होती है। तो स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस वाली जो है उसमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का डायग्राम ऐसे नीचे बनता है, यहाँ वोल्टेज, यहाँ स्टार्टिंग करंट और यहाँ रनिंग करंट। अगला अपना क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर है तो कंप्लीट उसकी एफिशिएंसी पूछी है, वैल्यू पर ध्यान देना ही नहीं है। 81.2% होती है, 40.6% हाफ वेव वाले की होती है। अगला क्वेश्चन है कि केबल में सीथ का उपयोग हम क्यों करते हैं। नमी से बचाव के लिए करते हैं, आर्मरिंग लगाते हैं वो यांत्रिक चोट से बचाव के लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय दुर्घटना रोकने वाली कौन सी प्रक्रिया नहीं है। देखो सुरक्षात्मक मानकों की उपेक्षा करोगे तो दुर्घटना होगी ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजिंग धारा का वह मान होता है जिसमें विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, पिचक जाती है एक तरह से, और वो उस विद्युतीय सोर्स से अलग हो नहीं पाता है। वो धारा लगभग 10 मिली एम्पियर से लेकर 40 मिली एम्पियर तक होती है, क्योंकि 1 से 5 मिली एम्पियर तक तो नो सेंसन होते हैं, और 10 मिली एम्पियर तक लगभग आदमी हाथ छुड़ा लेता है और पता लगता है कि ओ अभी करंट लगा था। लेकिन ये करंट ऐसी होती है जिसमें संपर्क से बाहर होना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि 3 एक समान की बैटरी जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम समांतर क्रम में जुड़ी हुई थी और 3 ओम के एक प्रतिरोधी भार को सप्लाई भी प्रदान करती है, लेकिन तीनों में से एक बैटरी में फॉल्ट आया, हमने उसको सर्किट से बाहर कर दिया, यानी अब समांतर में 2 बैटरी रह गई, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसी 3 ओम के लोड प्रतिरोध को वो सप्लाई कर रही है। तो जब तीनों बैटरी कर रही थी उस समय और अब कितने प्रतिशत रह गया, यानी ये जो दोनों अब दे रही है ये पहले वाले का कितने प्रतिशत दे रही है। भाई पावर निकालना है इसमें हमें। दोस्तों इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और कैलकुलेशन के लिए ये मान लीजिए समांतर में है तो 12 वोल्ट तो रहेगा एज इट इज़, और पावर कैलकुलेट करनी है तो आप चाहो तो पावर V² अपॉन R से भी कर सकते हो, ठीक है। वोल्टेज तो 12 वोल्ट ही रहेगी,
समांतर में टोटल आर की गणना कर लेते हैं। प्रत्येक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 0.33 ओम, क्योंकि समांतर में आंतरिक प्रतिरोध घटता है और 1/3 हो जाएगा। यानी इनका जो आंतरिक प्रतिरोध आएगा वो कितना 0.33, भार प्रतिरोध कितना है 3, 0.33, यानी टोटल रेजिस्टेंस परिपथ में कितना हुआ 3.33। कैलकुलेशन कर लीजिए, V² अपॉन यानी 12×12/3.3। दोस्तों ये जब कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो ये आएगा 43.24 वाट। ठीक है, अब देखो एक हटा दी तो कितनी रह गई 12 है। दो बैटरी है तो वोल्टेज तो 12 वोल्ट अब भी 12 वोल्ट ही रहेगा। लोड प्रतिरोध 3 ओम का था, अब भी 3 ओम ही रहेगा। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अब बढ़ गया, पहले 0.33 था ना, अब ये 0.5 हो गया, क्योंकि 1 ओम की दो ही बैटरी है, यानी 1/2 हो गया। तो क्या हुआ 12×12/3.5 हो गया, जो प्रतिरोध था वो बढ़ गया। और इसकी कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे तो ये आएगा 41.14 वाट। पहले कितना दे रही थी 43.24 वाट, अब कितना दे रही है 41.14। अपन से यही तो पूछा है कि अब कितना दे रही है, यानी 41.14 को आप 43.24 से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आएगा 95%। दोस्तों ऑप्शन में नहीं है 95%। कैलकुलेशन आप लोग भी ज़रूर करना, और क्या आपका भी 95% ही आ रहा है मुझे ज़रूर बताइए। और अगर ये 91 आ रहा है तो कैसे आ रहा है वो भी आप अपना तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि स्थिर गति किस में नहीं होगी, यूनिवर्सल मोटर में नहीं है, बाकी रिलक्टेंस, स्ट्रेसिस और शंट मोटर नियत गति वाली मोटर हैं ये। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में अपन से पूछा जा रहा है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन में पिच फैक्टर की परिभाषा। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का रेशियो ही पिच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में होती है। तो दोस्तों ये था आज का पेपर। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। न्यूमेरिकल सभी सॉल्व करके ज़रूर देखें जैसा हमने तरीका बताया है। आपका उत्तर गलत आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कितना उत्तर आ रहा है चेक ज़रूर कीजिएगा।